कब्रिस्तान के पास से गुजरते ही उसके वो छोटे छोटे हाथ बड़े बड़े और भयानक हाथों में तब्दील हो गए, जिनके ऊपर काले रंग के बहुत लंबे लंबे नाखून थे। तभी एक हाथ उसकी गर्दन पे आ गया। खौफ अक्सर कहानियों में छुपा होता है, मगर यहाँ हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू विस्पर्स इन द डार्क, और मैं हूं उमर शाह। दोस्तों, आज की कहानी हमें अंदर तक हिला देने वाली है। तो अगर आप भी खौफ की हदों को जानना चाहते हैं तो दबाइए सब्सक्राइब का बटन, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर कहानी सबसे पहले आपके डर तक पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी हमें मोइज ने कराची से भेजी है। मोइज बताते हैं कि वो बतौर प्रोफेशन एक डिलीवरी राइडर थे, जो हर किस्म का पार्सल 24/7 हर किसी के घर दिया करते थे। मोइज बताते हैं कि उनकी कोरियर कंपनी पाकिस्तान की चंद कोरियर कंपनीज में से एक थी जो राउंड द क्लॉक पार्सल्स डिलीवर करती थी। मतलब उनको जब कॉल आती तब वो जाया करते, कोई स्पेसिफिक शिफ्ट ना थी उनकी। मोइज बताते हैं कि उनकी डिलीवरी सर्विस अक्सर शाम के वक्त ही होती, जहां वो कराची के मसाफाती इलाकों में जाकर मुख्तलिफ कंपनीज को उनकी मुख्तलिफ पार्सल्स डिलीवर किया करते। मोइज बताते हैं कि उनका गुजर अक्सर एक कब्रिस्तान से होता, क्योंकि जिस इंडस्ट्रियल एरिया में वो जाते थे वहां पर जाते हुए रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था, जहां कुछ कच्ची आबादी थी। उस कच्ची आबादी के छोटे छोटे बच्चे अक्सर वहां पर खेल रहे होते। मोइज बताते हैं, मैं अपने साथ कुछ टॉफीज ले जाया करता, कुछ कैंडीज ले जाया करता और अक्सर उन बच्चों को रास्ते में दिया करता। इससे ना सिर्फ उनको खुशी होती, मगर मोइज को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती। मोइज कहते हैं, मैं पूरा दिन उस एक मोमेंट का इंतजार करता जब वो छोटे छोटे गरीब बच्चे मुस्कुराते और उनका पूरा दिन जिस तरह उनका एक बॉक्स टिक हो गया होता, उनका मकसद पूरा हो गया होता। मोइज कहते हैं, मैं अगला दिन उसी मोमेंट का इंतजार किया करता। नॉर्मल डेज की तरह मोइज कहते हैं कि उस बस्ती में मुझे एक नई छोटी बच्ची नजर आई, जो शाम के वक्त अपनी बकरियों के साथ खेला करती। वो कहते हैं कि उन्होंने बाकी बच्चों की तरह उसको भी जाके कैंडीज देना शुरू की, और जैसे उनका एक कनेक्शन बन गया उस बच्ची के साथ, वो बच्ची मेन रोड हेड पे खड़ी होती। मोइज के बाइक की आवाज सुनते ही खुशी से उनकी तरफ दौड़ पड़ती और अपना हाथ उनकी जानिब फैला देती। मोइज कहते हैं, मैं ये हरकत तकरीबन 3 से 4 महीने करता रहा। तभी उस बच्ची के साथ उसकी बड़ी बहन भी आ गई। वो बड़ी बहन कोई 5 साल की थी। उस दिन वो बच्ची मुझे नजर ना आई। पहले तो वो बच्ची डेली खेला करती, मेरे से बातें किया करती, मुझसे कैंडीज मांगा करती और फिर मैं आगे चले जाया करता। मगर उस दिन उसकी सिर्फ बड़ी बहन साथ थी। उसकी बड़ी बहन ने यह कहा कि भाई, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दें, मैंने अपने घर जाना है, हमारा घर कच्ची बस्ती में है। मोइज कहते हैं कि चूंकि उस एरिया से गुजर उनका अक्सर हो जाता था, तभी उन्होंने इस बात को कोई बुरा ना मनाया और उस बच्ची को आगे बिठा लिया। उस बच्ची ने एक अजीब सी फरमाइश की कि भाई, मैंने पीछे बैठना है। मोइज कहते हैं, पीछे पार्सल्स का एक बहुत बड़ा बॉक्स मोटरसाइकिल्स पे माउंट होता है, जिसकी वजह से पीछे बिठाना मुनासिब न था। मगर वो बच्ची इतनी बजिद थी कि मैंने बैठना है तो पीछे बैठना है। मोइज कहते हैं, मैं थोड़ा आगे होके मोटरसाइकिल पे बैठ गया, अपने मोटरसाइकिल को किक मारी, मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट हुआ और वो बच्ची मुझे दबोच के पीछे से बैठ गई, जैसे इतनी खुशी उसने जिंदगी में पहली दफा देखी हो।
बाइक चलता रहा। मगरिब का टाइम हो रहा था। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छा रहा था। उस कब्रिस्तान से उस कच्ची बस्ती का सफर करीबन 20 मिनट का था। चूंकि उस इलाके में रोड तो थी नहीं, कच्ची सड़कें थी। उस बच्ची ने मोइस को टाइट पकड़ लिया। मोइस कहते हैं, चूंकि वो बच्ची खुशी से बैठी थी तो मैंने भी इस बात को महसूस ना किया। थोड़ी दूर चलने के बाद मोइस कहते हैं कि वो बच्ची मुझे इतना टाइट पकड़ लिया कि मुझे महसूस हुआ कि जिस तरह उसके नाखून मेरे पेट में गड़ गई हों। ये बात कुछ अजीब थी, लेकिन मोइस कहते हैं मैंने इस बात को इतना महसूस ना किया। मैं लेट हो रहा था, मैंने डिलीवरी टाइम पे पहुंचानी थी। थोड़ी देर के बाद मैंने नीचे देखा तो जहां उस बच्ची के छोटे छोटे मासूम हाथ थे, वहां बड़े बड़े हाथ जिन पे काले नोकीले लंबे नाखून मुझे मजबूती से जकड़े हुए थे। मोइस कहते हैं मेरी वाइट शर्ट के ऊपर जहां जहां वो नाखून जकड़े हुए थे वहां वहां खून के छोटे छोटे दाग नमूदार हो गए। मोइस कहते हैं तभी मैंने अपनी मोटरसाइकिल को रेस दी। उनकी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो कहते हैं कि अगर मैं उस वक्त डर से चीखता या अपनी मोटरसाइकिल को आसपास गिराता तो वहां दूर दूर तक मदद करने के लिए कोई भी ना था तो लेफ्ट साइड पे मुसलसल चलता हुआ खामोश कब्रिस्तान। रात का अंधेरा पड़ चुका था। मोइस कहते हैं तभी उनमें से एक हाथ मेरी गर्दन की जानिब आया। मेरी गर्दन पे वो नाखून जैसे गड़ गए हों और उसकी मोटी सब्ज लंबी जबान मेरी गर्दन को जैसे चख रही हो। मोइस कहते हैं वो शदीद घबरा गए थे। तभी उन्होंने आयतल कुर्सी का विद शुरू किया। उनकी जबान पे वो इतना ज्यादा चढ़ गई कि उसकी जबान और आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ होती गई। तभी मोइस कहते हैं कि कच्ची बस्ती मुझे नजर आना शुरू हुई। वो हाथ मेरी गर्दन को मजबूती से थामे हुए था और इतना जोर से दबा रहा था कि जैसे मेरी सांस मेरी गर्दन से निकाल लेगा। तभी मेरे कानों में आके उस मखलूक ने कहा, खामोश हो जा, ये कलाम ना पढ़, नहीं तो तुझे मैं आज अपने साथ ले जाऊंगी। मोइस कहते हैं मुझे जो जो चीज याद आई, आयतल कुर्सी, कलमात, कुरानी तमाम आयात में पढ़ना शुरू हो गया। तभी कच्ची बस्ती के पास जाके मोटरसाइकिल रोक दिया। मोइस कहते हैं मैंने जैसे ही मोटरसाइकिल रोका, वो हाथ उस बदबूदार मुंह की एक अजीब महक मेरे पेट में गड़े हुए वो नाखून तमाम जैसे पीछे की तरफ श्रिंक हो गए हों। वो बच्ची हंसती खेलती मोटरसाइकिल से उतरी और एक अजीब सी मुस्कुराहट में मेरी तरफ देखने लगी। मोइस कहते हैं मैंने अपनी जेब से निकालकर मामूर की तरह कांपते हुए हाथों से उसको वो टॉफी पकड़ाई। तभी उस बच्ची ने बोला, शुक्र है आज टॉफी नहीं बोले, मगर आज तुम जिंदा जा रहे हो, ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। मोइस कहते हैं मैंने उसको ऐसे खुदा हाफिज कहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वापस आने के बाद 2 दिन तक उनको बुखार चढ़ा रहा और ये कहानी उन्होंने बहुत अरसे बाद अपने कोलीग को बताई। तभी उन्होंने ये जाना कि वहां पे तो कोई कच्ची बस्ती नहीं है, वहां पे तो कोई बच्चे नहीं है तो सिर्फ एक इंडस्ट्रियल वेस्ट की बड़ा सा प्लॉट जहां पे तमाम इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट डंप करती हैं। उनके दोस्त उनकी बात में खौफजदा होने के बजाय उनका मजाक उड़ाने लगे। मगर मोइस कहते हैं वो रात वो कभी ना भूल पाएंगे। दोस्तों आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। हमेशा की तरह अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ. خدا حافظ.